जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अभाव में हमें नहीं मिल पाया है, उससे कितना नुकसान हमारे समाज का हो चुका है, इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए। जो दल बदल के अंकुश से और पार्टी से निष्कासन के अंकुश से और एक व्हिप जारी करके उनको अपनी आवाज उठाने से भी रोक देते हैं। ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में ईवीएम से चुनाव कराए जाने को सही नहीं माना गया है। सम्मिलित आवाज एक बहुत ध्वनि की आवाज होगी, जिसको नकारना सामंतवादियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आंशिक रूप से भी अभी तक वो आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। कहीं पर भी अभी तक बैकलॉग पूरा नहीं किया गया है। कभी आरक्षण को किसी विवाद में फंसाकर न्यायालयों के समक्ष भेजकर बहुत वर्षों तक विलंबित करते हुए जो अधिकार आप लोगों के हमारे समाप्त किए गए हैं, उनका कोई बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज इस सम्मेलन में जितने भी मुद्दे हैं, उन सबों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जाति जनगणना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जब तक हमें अपनी संख्या मालूम नहीं होगी, तब तक हम अपनी संख्यात्मक भागीदारी पर उतना दबाव नहीं बना सकते हैं जितना बनाया जाना चाहिए। संख्यात्मक भागीदारी तभी सुनिश्चित होगी जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई बात आरक्षण के संबंध में या प्रतिनिधित्व के मामले में लागू करने के लिए आती है, तो न्यायालयों से आंकड़े मांगे जाते हैं और आंकड़े आपके पास नहीं होते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से आज तक नहीं कराई गई है और न्यायालयों से वो अधिकार जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अभाव में हमें नहीं मिल पाया है, उससे कितना नुकसान हमारे समाज का हो चुका है, इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे प्रतिनिधि जो आपके आरक्षण SC/ST के आरक्षण के आधार पर चुनकर जाते हैं, चाहे वो संसद में हो और चाहे विधानसभाओं में हो, उनको भी उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जिस दल से वो चुनकर जाते हैं, उस दल के मुखिया वही सामंतवादी और कुलीन तंत्र वाले लोग हैं, जो दल बदल के अंकुश से और पार्टी से निष्कासन के अंकुश से और एक व्हिप जारी करके उनको अपनी आवाज उठाने से भी रोक देते हैं। तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। वो प्रतिनिधि भी मजबूर हो जाते हैं, अपनी आवाज को संसद में और विधानसभा में उठा नहीं सकते हैं। दलीय अंकुश उनके ऊपर इतना बड़ा होता है, इसलिए विचार करना चाहिए कि भारत का 85% जनमानस जो पिछड़ी जातियों का है, जो संभवतः 1931 के बाद आज 90% से कम नहीं होगा।
वह अपने अधिकार उन 10 या 15% लोगों से मांगने की स्थिति में क्यों है? हर बार वही लोग शासन प्रशासन में होते हैं। राजनीतिक स्तर पर उन्हीं का वर्चस्व है और इसका सबसे बड़ा कारण वही दलीय व्यवस्था है और वो दल सामंतवादियों और कुलीन तंत्र वालों से गवर्न है। हमें विचार करना होगा कि हम वोट के अधिकार को समझें। जब तक हम अपने वोट के अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अधिकारों को स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते हैं। कौन सा कारण है कि 90% लोग 10% लोगों द्वारा शासित हैं? शिक्षा का अभाव भी इसमें एक बड़ा कारण है। हम उतने जागरूक अपने समाज को नहीं कर पा रहे हैं कि वो वोट का अधिकार समझ सके। इसी के साथ संगठन एकता भी नहीं है जो एक साथ चल सके। सबसे पहले हमें चाहिए, जितने भी संगठन सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो लाखों नहीं तो कई हजार संगठन हैं, वह सब अपने अपने स्तर पर सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और जनमानस में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो सफलता हमें नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। इसलिए सभी संगठनों को चाहिए कि वो एकत्रित होकर एक साथ सम्मेलन करें। आज का सम्मेलन इस बात के लिए एक प्रयास है, परंतु अभी तक जिस प्रकार से ये प्रयास मजबूती के साथ किया जाना चाहिए उस प्रकार से अभी नहीं हो पा रहा है। यदि हम सारे संगठन एक बैनर के साथ एकत्रित हो जाएं और अपने अपने सभी संगठन उस बैनर के साथ बड़े बड़े सम्मेलनों में भागीदारी सुनिश्चित करें और अपनी आवाज उठाएं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आवाज भारत के शासकों तक या अपने राज्यों के शासकों तक न पहुंच पाए। हमें अपने जनमानस को जागृत करना होगा कि वह अपने अधिकारों को समझे, वोट की राजनीति को समझे, वोट के अधिकार को समझे। और जिस प्रकार से आज एक मुद्दा जाति जनगणना के साथ भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, निसंदेह बहुत अच्छा मुद्दा है। ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में ईवीएम से चुनाव कराए जाने को सही नहीं माना गया है, परंतु भारत में अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए ईवीएम को हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, ईवीएम के बारे में यदि ये कहा जाता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता बाहर से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ईवीएम में पेपर ट्रेल लगाया गया है, उस पेपर ट्रेल से काउंटिंग करके इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि जहां पर भी ऐसी गड़बड़ी दिखाई देती है उसकी वीवीपैट की पर्चियां आवश्यक रूप से गिनी जाएं। इसलिए ईवीएम की बाबत जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चली है, उस लड़ाई में ही पेपर ट्रेल लगाने की बात आई थी
और पेपर ट्रेल लगाने के बाद जब ये व्यवस्था हुई कि भाई पेपर ट्रेल लगा दी गई, लेकिन पेपर ट्रेल लगाकर कितनी गिनती की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट और फाइल कर दी गई स्वयं ही कि 50% तक पेपर ट्रेल की गिनती की जाए। इस रिट की क्या आवश्यकता थी, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश कर चुका था कि हर मशीन के साथ पेपर ट्रेल लगाई जाएगी, तो फिर पेपर ट्रेल लगाए जाने का मकसद सबकी गिनती का ही था। लेकिन जानबूझकर वह रिट फाइल कराई गई ताकि 50% की मांग की जाए और तत्समय बैठी हुई न्यायपालिका जिस प्रकार के दबाव में थी, जो जग जाहिर है, उसने 50% भी नहीं, केवल 1% की 1% पेपर ट्रेल के गिनने की बात कही। तो यह सब मिलीभगत थी। यह सब मिलीभगत उसी सामंतवादी व्यवस्था की थी, उसी कुलीन तंत्र के लोगों की थी कि यदि पेपर ट्रेल की 100% काउंटिंग होने लगी तो जो ईवीएम में गलतियां होती हैं या कराई जाती हैं वो उजागर हो जाएंगी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार करना होगा और उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव पर लौटना होगा। बहुत सी बातें हैं, जितने मुद्दे आज के सम्मेलन में रखे गए हैं उनको यदि डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए वो सारे मुद्दे उठाने के लिए मैं एक ही बात पर बल देना चाहूँगा कि हम सब लोग एकता का परिचय दें, एक होकर एक बैनर के साथ सब संगठन कार्य करें और सभी संगठन भारत में देहातों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागृत करें। जब तक हम उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागृत नहीं करेंगे तो कोई सम्मेलन राजधानी में हो चाहे किसी शहर में हो, वो उसकी आवाज़ या उसका जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है जो बिल्कुल देहात में सुदूरपूर्व इलाके में रहता है और जिसकी वोट की कीमत सबसे ज़्यादा है, और उसी वोट के आधार पर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सामंतवादियों से गवर्न हैं, ये अपना वर्चस्व कायम कर लेती हैं। इसलिए हम उस व्यक्ति को जागृत करना होगा। इसी के साथ बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम शिक्षा पर ध्यान दें, हम शिक्षित बने और उन स्थानों तक पहुँचें जहाँ नीति निर्धारण होता है। अभी तक कार्यपालिका, न्यायपालिका तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ नीति निर्धारित होती हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी हम बहुमत में होने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। इन सब पर विचार करना होगा और इन सब पर एक ही बात मैं कह सकता हूं कि हम सब एक बैनर के साथ एकत्रित होकर जन जागृति करें, संवैधानिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अपनी मांगे आगे बढ़ाएं और यदि कोई नहीं मानता है तो जन आंदोलन करें। उसके लिए एकता की आवश्यकता है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस एक गठबंधन बनाया गया है जो कि संगठनों का संगठन है। उसके बारे में थोड़ी भ्रांति संगठनों के प्रति है, मैं वो थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस स्वयं में अपना कोई संगठन नहीं है, वह संगठनों का संगठन है। सभी संगठन उसके एली हैं
और उसके सदस्य बन सकते हैं। और यदि सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के साथ सभी संगठन एकत्रित होकर एकता की आवाज़ उठाते हैं तो चाहे संगठन कोई छोटा है चाहे बड़ा है, सम्मिलित आवाज़ एक बहुत ध्वनि की आवाज़ होगी जिसको नकारना सामंतवादियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी लोग, सभी सामाजिक संगठनों से मेरी अपील है कि वे सब सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के साथ एकत्रित होकर बड़े बड़े सम्मेलन, बड़ी बड़ी सभाएं और बड़े बड़े आंदोलन करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।